Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 28th of May 2021, Friday. Inspiration of the day is surround yourself with people who are only going to lift you higher. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. RBI wants center to accelerate spending. थर्सडे को आरबीआई ने कोविड-19 की सेकेंड वेव के इकोनॉमिक इम्पैक्ट की एनालिसिस करते हुए ये कहा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना एक्सपेंडिचर बूस्ट करती है, अपना एक्सपेंडिचर या अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिमांड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन, देन ओनली under most optimistic scenario the macroeconomic cost of second covid wave could be only limited to the first quarter, that is till July. तो बेसिकली आरबीआई का ये कहना है कि जो सेकेंड कोविड-19 की जो वेव आई है इंडिया में, जो कोविड के इन्फेक्शन हुए हैं, उसकी वजह से जो भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है वो फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में कम हो रहा है और उसका इम्पैक्ट केवल क्वार्टर 1 तक यानी जुलाई तक ही लिमिट रह सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करती है कि वो अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करती है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन बूस्ट हो। तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉस्ट है कोविड-19 सेकेंड वेव की, उसको लिमिट किया जा सकता है केवल फर्स्ट क्वार्टर तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा ये है, आरबीआई गवर्नमेंट से ये कह रही है कि इंक्रीज योर स्पेंडिंग, इंक्रीज योर एक्सपेंडिचर, कम अप विद अ मेजर इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज so that the private investment as well as the consumption in the market or in the economy can be increased. और definitely अगर consumption increase होगा, demand increase होगी, demand increase होगी, प्रोड्यूसर विल गेट द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस। अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा तो डेफिनेटली उन्हें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, उन्हें लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे क्या होगा, जिससे इकोनॉमी में अगेन रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी और लेबर की रिक्वायरमेंट से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, फिर से पब्लिक के हाथ में मनी आएगा, देन डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी जब मार्केट में तो डेफिनेटली फिर से डिमांड बढ़ेगी एंड दिस वर्चुअस साइकिल विल गो ऑन। जैसा कि अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत रहा है कोविड-19 का इंडिया पर, तो उसी तरह आरबीआई ने भी कहा है कि ऑल्दो पैंडेमिक का इम्पैक्ट तो पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पर और फर्स्ट वेव के इम्पैक्ट के बाद सेकेंड वेव का भी एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ा है, बट इस इम्पैक्ट को लिमिट किया जा सकता है थ्रू प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क। बट स्टिल अभी भी क्योंकि गवर्नमेंट के साइड से कोई ऐसा बड़ा इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस नहीं हुआ है, ऑल्दो गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फॉर डिफरेंट सेक्टर्स कि उनके लिए क्या क्या इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज लाए जा सके, बट स्टिल पैंडेमिक एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट कंटिन्यू टू रिमेन द बिगेस्ट रिस्क फॉर द इकोनॉमी। तो बेसिकली आज के जो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है उसमें जितनी भी न्यूज़ हैं वो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट से पब्लिश हुई हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आया है आरबीआई का, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द आरबीआईज एनुअल रिपोर्ट। और आगे के सेक्शन में भी कुछ आर्टिकल्स हमने आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट से ही लिए हैं जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज कवर किए हैं। तो मैंने क्या किया है कि कोशिश करिए कि मैक्सिमम जो रिलेटेड न्यूज़ है उनको कंबाइन कर दिया जाए एक ही सेक्शन में, एक ही आर्टिकल में। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में आरबीआई ने कहा है कि ऑल्दो इकोनॉमी के लिए पैंडेमिक अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है, बट अगर हमें कंपेयर करें पिछली बार के कंपैरिजन में तो इस बार बैंक्स आर इन बेटर पोजीशन देन बिफोर। तो अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करी जाए कि बैंकिंग सेक्टर कितना रेजिलिएंट है, कितना तैयार है इस शॉक को, इस इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक कॉस्ट को बेयर करने के लिए, तो एज पर द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट बैंक्स आर नाउ बेटर प्रिपेयर मीन्स बैंक्स के पास अभी सफिशिएंट कैपिटल बफर्स है जिससे कि वो आगे आने वाले जो अपकमिंग पोटेंशियल एनपीएज हैं, जो स्ट्रेस एसेट्स हैं, उनको ईजिली मैनेज कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट इम्प्रूव्ड रिकवरी एंड improved or increased profitability after witnessing the moratorium pressure last years, banks are now better. Banks means commercial banks, it include both public as well as private sector bank.
तो आरबीआई का ये कहना है कि बैंक्स के पास सफिशिएंट बफर है और जो रिकवरी है वो भी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है, तो बैंक्स हो सकता है इस बार ज़्यादा अच्छे से अपने आप को मैनेज कर पाएँ, स्ट्रेस असेट्स को मैनेज कर पाएँ, अपनी फाइनेंशियल बुक को इम्प्रूव कर पाएँ। लेकिन आरबीआई इस बात पर भी कॉशियस है कि अभी जो पर्टिकुलर कंडीशन है, हालांकि आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना इंक्रीज करे, लेकिन फिर भी आरबीआई ने कहा है कि जो नियर टर्म आउटलुक है इंडियन इकोनॉमी का वो बहुत ज़्यादा क्लाउडेड है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। क्लाउडेड है, क्लियर नहीं है मीन्स अनसर्टनिटी है। गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसी फ्रेमवर्क लाती है और किस तरह से इकोनॉमी मूव करेगी, इट इज़ हाईली अनसर्टन। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर ग्लोबल एक्सटर्नलिटीज़ की बात करें तो ग्लोबल स्पिल ओवर के भी चांसेस हैं। अदर इकोनॉमीज जो कि कोविड-19 से सफ़र कर रही हैं वो कैसे इम्पैक्ट होंगी, वो कैसे रिकवर करेंगी, डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट भी इंडिया पर पड़ेगा। आज के टाइम में हम ये नहीं कह सकते इट्स अ वेरी इंटीग्रेटेड वर्ल्ड कि अगर दूसरे कंट्री में कुछ हो रहा है तो उसका फ़र्क इंडिया पर नहीं पड़ेगा या उसका इम्पैक्ट इंडिया पर नहीं पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर वर्ल्ड के एक कोने में कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज as well as इंडिया। फिर भी आरबीआई इज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। आरबीआई का कहना है कि जो कोविड-19 की फर्स्ट वेव के बाद जो डोलरम क्रिएट हुआ था, जो क्राइसिस क्रिएट हुई थी, उससे बैंकिंग इंडस्ट्री ने, बैंक सेक्टर ने काफ़ी कुछ लर्न किया है। नाउ दे आर एक्चुअली अडेप्टिंग दोज changes and drawing from these lessons, India can better prepare for a year ahead with confidence and fortitude, as per the RBI's annual report for the financial year 2021। तो financial year 21 की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग RBI is quite optimistic। गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। इसके अलावा ये भी बोला है आरबीआई ने कि बैंक्स आर नाउ बेटर लर्न्ड, बैंक्स आर नाउ इन बेटर पोजीशन इन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो ये सारे मेजर की पॉइंट्स रहे हैं आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में। अपार्ट फ्रॉम इट, आरबीआई ने वैक्सीनेशन पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है। आरबीआई ने कहा जितनी जल्दी गवर्नमेंट चाहे उतना मास इनॉकुलेशन करे, जिससे कि जो कॉन्फिडेंस है पब्लिक का इंडियन इकोनॉमी पर और इन्वेस्टर्स का वो बिल्डअप हो। तो इम्यूनाइजेशन पर भी जोर दिया है। एंड दीज आर द की पॉइंट्स दैट यू कैन गो थ्रू। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। एंड डेफिनेटली दिस न्यूज इज ऑल्सो रिलेटेड, और दिस सेक्शन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द आरबीआईज एनुअल रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल ईयर 21। सो देख लेते हैं न्यूज क्या है। फॉरेक्स सेल्स गेन, लोअर प्रोविजंस हेल्प आरबीआई टू ट्रांसफर 1 ट्रिलियन टू गवर्नमेंट। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें, अगर आप उस समय का सिनेरियो देखें और अगर आप रेगुलरली न्यूज़ एनालिसिस मेरी फॉलो कर रहे हैं तो आपने सुना भी होगा, हमने डिस्कस भी किया था कि भले ही कोविड-19 की जो फर्स्ट वेव आई उसमें जो फाइनेंशियल ईयर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा, कुछ सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहे, बट इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहा उस ड्यूरेशन में। उस ड्यूरेशन में बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी, अगर आप कहते हो रिलायंस ने बहुत बड़े बड़े स्टेक सेल किए थे, जिसकी वजह से इंडिया में इनफ्लो ऑफ डॉलर, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा था। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उस ड्यूरेशन में इम्प्रूव हुआ है। हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन उस ड्यूरेशन में इम्प्रूव हुई थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस आरबीआई बुक्ड मैसिव गेन ऑन इट्स foreign currency sale and needed to provide much lesser for its reserve in financial year 21, and definitely this helped it carve out a significant amount of dividend to the government। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल 21 के लिए आरबीआई ने गवर्नमेंट को अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन का डिविडेंड पे करने का अनाउंसमेंट किया है एज पर आरबीआईज एनुअल रिपोर्ट। और उसका जो मेजर जो गेन आया है आरबीआई को वो फॉरेन करेंसी सेल के थ्रू ही आया है। और बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा कि आरबीआई का जो डिविडेंड है दैट इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को डिविडेंड पे करती है, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि पूरा एक्चुअली ये डिविडेंड पेमेंट होता क्यों है, क्यों आरबीआई गवर्नमेंट को डिविडेंड पे करती है। बेसिकली डिविडेंड क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट एनी कंपनी शेयर विथ इट्स शेयर होल्डर, इट्स स्टेक होल्डर, जो उसके ओनर होते हैं, उससे जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है वो कंपनी शेयर करती है, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं।
And as the manager of government finance, every year the RBI pays a dividend to government to help with the government's finance from its surplus प्रॉफिट। और कई बार इन चीज़ों को लेकर इश्यूज भी हुए। अगर आप रिसेंट टाइम में आपने देखा तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड करी थी आरबीआई से, जो कि आरबीआई रिटेन करती है कुछ अमाउंट प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि तो सारा गवर्नमेंट का अमाउंट है, जस्ट रिटर्न दिस अमाउंट टू अस एंड वी विल allocate or disburse this amount into different sector। तो जो आपके पास एडल मनी बचा हुआ है, जो आरबीआई कब से रखे हुए हैं, उसको यूटिलाइज किया जाए इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो उसको लेकर भी कई बार टसल हुआ है आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में। एंड वी ऑल नो दैट आरबीआई वाज फाउंडेड इन 1934 and has been operating according to the Reserve Bank of India 1934. And as per this act, Chapter 4, Section 47 of this act titled the Allocation of Surplus Fund. And this provision of this Section 47 mandates for any profit made by RBI from its operation to be sent to the center government or center। तो सेक्शन 47 क्लियरली, जो आरबीआई एक्ट में सेक्शन 47 है, वो क्लियरली कहता है कि आफ्टर मेकिंग ऑल द प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल लोन्स, डेप्रिसिएशन इन असेट्स, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ एंड सुपर एनुएशन फंड, मतलब सैलरी जो स्टाफ की जाती है वो, इन सब के अलावा जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो बचता है आरबीआई के पास, वो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम पे करती रहेगी। So, it is according to this act, RBI pays dividend to the central government from its surplus profit। अब क्वेश्चन ये उठता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूछेंगे मैम आरबीआई का प्रॉफिट क्या होता है? आरबीआई इज अ बैंकर, फॉर बैंकर इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आरबीआई कहाँ से प्रॉफिट अर्न करता है? तो एक तो अभी हमने डिस्कस किया फॉरेन करेंसी सेल, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन मार्केट में जो भी सेलिंग एंड बाइंग होती है उसके थ्रू भी आरबीआई प्रॉफिट अर्न करता है। अपार्ट फ्रॉम इट, आरबीआई अर्न्स इट्स प्रॉफिट primarily from the interest it gets from the purchase and sale of the government securities। तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है उनकी खरीदारी से और बिकवाली से भी आरबीआई प्रॉफिट अर्न करता है। इट मींस आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से ही, गवर्नमेंट से ही प्रॉफिट ले रहा है और बाद में वो गवर्नमेंट को ही रिटर्न कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं सर्कुलर मोशन और सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी और द फंड, बट इसी तरह का अरेंजमेंट है अंडर आरबीआई एक्ट। तो बेसिकली जो आरबीआई का जो सोर्स होता है प्रॉफिट का, दैट इज परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम लेंडिंग टू कॉमर्शियल बैंक्स, आपको पता है रेपो रेट के थ्रू लेंडिंग होती है, एंड अपार्ट फ्रॉम इट एंड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड होल्डिंग अर्न्ड ऑन ओपन मार्केट प्रिंसिपल्स। तो ये सारे फॉरेन करेंसी सेल, बॉन्ड होल्डिंग्स, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम लेंडिंग टू द कॉमर्शियल बैंक्स, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन सब ऑपरेशंस के थ्रू आरबीआई अपना सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करता है। And from this amount, the net profit is calculated by simply subtracting the operational expenditure and other expenses as stipulated in section 47 of RBI Act 1934। और उसी के बाद जो surplus profit बचता है वो गवर्नमेंट को as a dividend every year पे होता है। और इस बार RBI is going to pay 99,122 crore, that is approximately 1 trillion as a dividend to government। अब एनालिस्ट का कहना है इस पर कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पहले आरबीआई बहुत कम अमाउंट पे करता था, बट रिसेंटली कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड करी। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो आरबीआई मनी प्रॉफिट रिटेन करता है वो रिटेन नहीं करना चाहिए आरबीआई को, जितना भी प्रॉफिट आपने अर्न किया है वो सारा हमें दे दीजिए। बेसिकली इन सिंपल टर्म्स में ये डिस्कशन हुआ था आरबीआई और ये डिसीजन हुआ था आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में। तो अब हर साल आरबीआई एक बहुत हैवी अमाउंट, हेफ्टी अमाउंट एज अ डिविडेंड गवर्नमेंट को पे करता है, जिससे कि आरबीआई के पास बहुत कम बफर रह जाता है, बहुत कम सरप्लस प्रॉफिट रह जाता है। और एज पर द एक्सपर्ट, द सेंट्रल बैंक्स रिस्क बफर हैव रिड्यूस्ड टू द बेयर मिनिमम बिकॉज ऑफ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर। और इससे क्या होगा, आरबीआई का रिस्क बफर रिड्यूस करेगा, जिससे कि जो आरबीआई का स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो रिस्ट्रिक्ट होगा। और इसके अलावा
इंडियन जो बैंकिंग इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है तो वो तो होगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक की फाइनेंशियल साउंडनेस किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो तो जो अफेक्ट होगा दिखेगा, स्केल ऑफ ऑपरेशंस में अफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। इसके अलावा इतना जो बड़ा अमाउंट इस बार गवर्नमेंट ने आरबीआई से लिया है, इसकी वजह से जो आगे आने वाला फाइनेंशियल ईयर 22 है उसमें आरबीआई का जो डिविडेंड पे आउट है वो हैम्पर करेगा, as per the analyst. And mind it student, this annual account are only for 9 months. क्यों 9 months? हालांकि हमें कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर है, पूरे फाइनेंशियल ईयर 21 का 1 ट्रिलियन डिविडेंड पे कर रहा है, बट अगर आपको याद हो या आपको पता हो तो आरबीआई ने रिसेंटली अपना अकाउंटिंग ईयर चेंज किया है फ्रॉम जुलाई जून टू अप्रैल मार्च। पहले आरबीआई का जो फिस्कल ईयर चलता था वो जो कंपनीज फॉलो करती हैं, जो इन जनरल हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है उससे डिफरेंट था। आरबीआई का चलता था जून से लेकर जुलाई तक, और इस बार आरबीआई ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई ने इसको अप्रैल से मार्च तक चेंज कर दिया है। तो अगर आप इन टोटल कैलकुलेट करें तो जो ये 1 ट्रिलियन का डिविडेंड है ये सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का डिविडेंड है, जो कि आरबीआई इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ पोर्शन गवर्नमेंट को पे कर रही है। एंड स्टिल द अमाउंट पेड एज अ डिविडेंड वॉज 73.51% हायर देन द लास्ट ईयर। मतलब 73% ज्यादा डिविडेंड है 9 महीने का पिछले साल के डिविडेंड के कंपैरिजन में। पिछले साल कितना पे किया था? दैट इज 47,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट पेमेंट था। और अगर इनकम की बात करें आरबीआई के, तो लास्ट ईयर जो आरबीआई की इनकम रही है वो 10% तक डिक्रीज हुई है, एंड दैट हैज़ बिन डेफिनेटली, कोविड-19 था तो चैलेंजिंग तो आरबीआई के लिए ही था। अगर फॉरेक्स को छोड़ दिया जाए तो अदर एस्पेक्ट में आरबीआई के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। अगर आपको पता हो तो आरबीआई ने बहुत सारी स्पेशल विंडो, लोन विंडो ओपन करी थी डिफरेंट सेक्टर के लिए। तो आरबीआई की इनकम 10% कम हुई, फाइनेंशियल ईयर को चेंज किया तो केवल 9 महीने का डिविडेंड, जो कि पिछले साल 12 महीने के डिविडेंड से 77% हाई है। तो definitely it is going to restrict the operation of RBI, scale of operation of RBI, and definitely it is going to have the impact on the next year dividend payout. और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे हमें आरबीआई की फाइनेंशियल बुक पर मिलेगा। अगर कंपेयर करें 2019 के एक्सपेंशन से, तो आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो 2021 में केवल और केवल अप्रॉक्सीमेटली 7% तक एक्सपेंड हुई है। The balance sheet of the RBI has expanded 6.99%, that is approximately to 57.08 trillion. और जो पिछले साल 2019 में अप्रॉक्सीमेटली 30% का एक्सपेंशन देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं आरबीआई का स्केल ऑफ ऑपरेशन अफेक्ट हो रहा है, आरबीआई की फाइनेंशियल साउंडनेस अफेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि आरबीआई को इतना ज़्यादा अमाउंट का डिविडेंड पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। एंड दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट डेटा फ्रॉम द आरबीआईज एनुअल रिपोर्ट, जिसमें आरबीआई का इनकम स्टेटमेंट है और आरबीआई के अदर कंपोनेंट्स, फॉरेन सोर्स से कितना इनकम आई और कितना फाइनेंशियल ईयर 20 में थी और कितनी फाइनेंशियल ईयर 21 में थी। तो इनकम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, 10% का ही इंक्रीज देखने को मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21 जो था वो बहुत पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, लेकिन डिविडेंड पे आउट में 73% के इंक्रीज है। सो नाउ यू कैन इमेजिन द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ आरबीआई फॉर अपकमिंग टाइम। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट में कुछ और चीज़ें बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर करी है, जिसमें इन पैंडेमिक ईयर बैंक फ्रॉड्स डाउन बाई 25% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। सीधे सीधे अगर आपको याद हो तो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था कि जो बैंक्स का जितना भी जो क्रेडिट फ्लो है कमर्शियल बैंक्स का इंडिया में, उसका 5% फ्रॉड में जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 21 पैंडेमिक ईयर में जो वैल्यू की टर्म्स की अगर बात करें तो फ्रॉड का जो परसेंटेज है वो 25% डाउन हुआ है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। सीधी सी बात है, लोन लिया नहीं लोगों ने, पैंडेमिक की वजह से अनसर्टेनिटी थी नहीं, बैंक्स ने बहुत रिस्ट्रिक्टिव और सबमिसिव अप्रोच अडॉप्ट किया फॉर ग्रांटिंग द लोन। बैंक्स वर नॉट रेडी टू लेंड टू द डिफरेंट सेक्टर। जब लोन का नंबर ही कम रहा है तो वैल्यू तो कम आएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ये जो फ्रॉड में डाउन दिख रहा है 25% का, ये पैंडेमिक की वजह से ही, क्योंकि बैंक वर रिलेक्टेंट टू गिव दैट, उसमें बैंक्स वर वेरी कॉशियस, क्योंकि बैंक्स को पता था कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है और अगर इस समय लोन दिया तो डेफिनेटली देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि वो लोन एनपीए की कैटेगरी में ही जाएगा। तो बैंक्स आर क्वाइट रिलेक्टेंट, सबमिसिव फॉर लेंडिंग और डिसबर्सिंग द लोन। उसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट 25% डिक्रीज दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्रॉड वैल्यू ऑफ लोन्स।
इसी के अलावा जो एक नेक्स्ट क्लिप है जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर करी है, दैट इज बैंक्स इन बेटर पोजीशन टू मैनेजिंग द स्ट्रेस इन कोविड-19। सेकेंड जो कि हमने अभी डिस्कस किया है कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स अगर देखें लिस्टेड बैंक्स की फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में या 20 के कंपैरिजन में, तो इस बार जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, दे आर बेटर प्लेस्ड in order to manage the stressed and balance sheet than before as per the RBI. Why RBI helped by higher capital buffers and improvement in recoveries and return to the profitability. ये तीन इंडिकेटर्स बढ़े हुए दिख रहे हैं। कौन कौन से? रिकवरी रेट इंप्रूव हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, और बफर कैपिटल आरबीआई ने डायरेक्ट किया है कि अपना अपना बफर कैपिटल बढ़ाकर रखो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में एनपीए जो है वो बढ़ेंगे सिग्निफिकेंटली। ये आरबीआई ने जब मोराटोरियम दिया था तभी बोला था, कमर्शियल बैंक को डायरेक्ट किया था कि जैसे ही मोराटोरियम पीरियड खत्म होगा एनपीए जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे, तो बैंक जो है वो रेडी रहें। और आपको पता है उस समय कुछ बैंक्स, मार्केट से भी कुछ बैंक्स ने लेंडिंग करी थी, मार्केट से भी मनी बोरो किया था। तो अभी बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल बफर है इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द रिस्क ऑफ स्ट्रेस एसेट्स अराइज आउट ऑफ कोविड-19 सेकेंड वेव। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। जीएसटी काउंसिल लाइकली टू एग्जेम्प्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। हम सभी को पता है आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में बहुत सारे डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे, जैसे मेडिकल सप्लाई, कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, जो प्राइवेट फाइनेंशियल टेक्निकल कंपनीज हैं उनके ई जनरेशन में उनके पार्टिसिपेशन को लेकर के, फुटवेयर और टेक्सटाइल में जीएसटी के कंसिडरेशन को लेकर के, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्प्ट करने, इन सारे इश्यूज पर इंपॉर्टेंट डिसीजन आज की जीएसटी काउंसिल पर हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन आज की जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी वो ये कि जो स्टेट्स को कॉम्पनसेट करना है उनके रेवेन्यू लॉस से, वो कैसे करना है। सेंटर बोरो करेगी और अगर करेगी तो कितना बोरो करेगी। तो ये सारे जो डिसीजन हैं लास्ट 1 वीक में हमने डिस्कस किए हैं और यही सारे डिसीजन इस आज की जीएसटी काउंसिल में इंपॉर्टेंट इशू रहेंगे। इसके अलावा जो अभी रिसेंट न्यूज़ आ रही है उसमें ये आ रहा है कि जीएसटी काउंसिल हो सकता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं जो कि बेसिकली गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं, गवर्नमेंट के प्लानिंग के स्कोप के अंदर में आती हैं, उन सारी एंटिटीज़ को जीएसटी काउंसिल ई इनवॉइसिंग जनरेशन से एग्जेम्प्ट कर सकती है। और ये डिसीजन बेसिकली वेस्ट बंगाल के प्रेशर की वजह से, क्योंकि वेस्ट बंगाल इज रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर डिसीजन और दिस पर्टिकुलर नोशन कि जो बैंक्स, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, उनको एग्जेम्प्ट किया जाए कि वो ई इनवॉइसिंग जनरेट करें। तो this follows representation from government of West Bengal which pitched for the exemption, and it has also been approved by different law committees comprising of officers from the center and few other states. Basically ये ई इनवॉइसिंग सिस्टम क्या है? अगर हम देखें तो एक विजिलेंस सिस्टम की तरह काम करता है जो कि रिवेन्यू लीकेज को रोकता है, कॉम्प्लायंस को इंश्योर करता है। कैसे? जब भी ई इनवॉइसिंग सिस्टम आया था गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए, तो दैट वो एम्ड टू प्लग द revenue leakage and ease compliance, which was actually launched in October 2020, and that has made mandatory for the entities with turnover of 500 crore and above, and was later extended to business with turnover of 100 crore or more from January 1 and later to 50 crore and above from April 1 this year for business to business transactions। तो ऐसे जितने भी transactions जो business to business हो रहे हैं, B2B हो रहे हैं, और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, पहले इसको 500 करोड़ रखा गया, फिर रिड्यूस करके 100 करोड़ कर दिया गया, फिर रिड्यूस करके 50 करोड़ कर दिया गया। तो ऐसे जैसे ट्रांजैक्शंस जिनका, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका टर्नओवर सीधे 50 करोड़ से ऊपर है, they need to generate the e-invoice for their transactions। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, लोकल अथॉरिटीज़ को ई इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। बट लॉ कमेटी का ये कहना है, लॉ कमेटी हैज़ रिकमेंडेड दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज़ को आप इस पर्टिकुलर ई इनवॉइस जनरेशन से आप रिलैक्स कर दीजिए या सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस तक ही रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि लॉ कमेटी ने एक बहुत वैलिड सा रीज़न इसके पीछे दिया है कि दे अकाउंट फॉर
वेरी लो माइनस्कल पोर्शन फॉर B2B सप्लाईज, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट का ट्रांजेक्शन नहीं होता गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और लोकल अथॉरिटीज़ में, बहुत एक सब्टल अमाउंट का पोर्शन B2B सप्लाई में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एंड स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो भी उस पर्टिकुलर इनवॉइस को लेकर के इनपुट टैक्स क्रेडिट डिमांड करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, बट उसकी वजह से जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर है वो बहुत बढ़ जाता है, ट्रांजैक्शन में डिले होता है क्योंकि ई इनवॉइस जनरेट करनी पड़ती है लोकल अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। जबकि जो उसका बेनिफिट, जो उसको अगर उसकी वैल्यू की टर्म्स में बात करें, जो इनपुट टैक्स से क्रेडिट मिलता है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है एज पर द स्टैटिस्टिक्स। तो क्यों इस पर्टिकुलर एक अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन को इंक्लूड करना, डॉक्यूमेंटेशन स्टेप्स को इंक्लूड करना, जिससे कि किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन में एक अननेसेसरी का स्टेप्स और लैडर क्रिएट हो और ट्रांजैक्शन डिले हो। अकॉर्डिंग टू द assessment by law committee, government entities and government departments account only for 0.3% of GST identification number, and the value of B2B supply for them is only 1.2% of all. और 1.2% की बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज हो रही हैं गवर्नमेंट एंटिटी से, और अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो वो तो केवल 0.5% का ही है। तो उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और अथॉरिटीज़ को इससे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए तो डॉक्यूमेंटेशन में और ट्रांजैक्शंस में, बाइंग किसी भी तरह के B2B ट्रांजैक्शन में ज़्यादा आसानी रहेगी। एंड डेफिनेटली समवेयर दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द स्कोप ऑफ करप्शन ऑल्सो, क्योंकि लीकेज, रेवेन्यू लीकेज फिर इंश्योर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ अमाउंट की बात नहीं है, यहाँ पर है कि कितना साउंड प्रूफ ट्रांसपेरेंट सिस्टम जनरेट किया जाए जिससे कि रेवेन्यू का लीकेज कम हो, करप्शन रिड्यूस हो। बट ऑल द गवर्नमेंट आर फेवरिंग दिस एग्जम्पशन, and there are high chances that this time GST Council will exempt the government entities and the local authorities from generating GST invoice. And this is the data and share of government in GSTIN portal, share of government into B2B transactions, and share of टोटल ITC फ्लो टू गवर्नमेंट। तो जो ये डार्क है बार है ये, दैट्स इंडिकेट अ वेरी सब्टल अमाउंट। इसी को लॉजिक बना करके Law Committee as well as the West Bengal and few other governments are actually asking for exemption of government authorities from GST invoice generation. अब देख लेते हैं few other news clips. Paytm eyes $3 billion IPO, India's biggest. The digital payment provider Paytm is all set to make its market debut as earlier as this year. और जो एम कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन का फंड रेज करने के लिए, और अभी तक इंडिया में सबसे बड़ा IPO होगा एज पर द डेटा। एंड if successful, this could be the biggest initial public offer by any Indian company, breaking the record of Coal India. जो कोल इंडिया में लास्ट ईयर, जो कोल इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2010 में जो IPO लाया था उससे बड़ा IPO होगा। अभी तक कोल इंडिया के पास ये रिकॉर्ड है। So according to media reports, the board of 197, the parent company of Paytm, is all set to meet this Friday to formally approve the IPO plan. तो अगर Paytm का IPO प्लान आता तो अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन वैल्यू का आएगा। लेट्स सी कि ये कब तक आता है। फिलहाल के लिए Paytm is all ready to go for public, and this is the list of companies और Indian IPOs in terms of value कितना ज़्यादा। So, सबसे ज़्यादा अभी तक का कोल इंडिया ने, followed by Reliance Power, then General Insurance, SBI Card and New India। और Paytm के बाद Paytm के IPO के बाद Paytm will be on number 1 position। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ट्विटर क्राइज इंटिमिडेशन, गवर्नमेंट सेज फॉलो द रूल। तो जो नए IT रूल आए हैं उसको लेकर के, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, दे ऑल आर मेकिंग ह्यू एंड क्राई। बट गवर्नमेंट ने सीधा कह दिया रोना बंद करो और फॉलो करो जो रूल दिए गए अगर इंडिया में ऑपरेट करना है। तो अगर हम बात करें गूगल, फेसबुक, ऐप प्लेटफॉर्म्स जो कि लोकल इंडिया का है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, दे ऑल आर रेडी टू कॉम्प्लाइंग विद द लोकल लॉज एंड इंगेजिंग देम विद कंस्ट्रक्टिवली। हालांकि ट्विटर ने भी इस चीज़ को कहा है कि ट्विटर कोशिश करेगा स्ट्राइव करने की कि जितने भी नए जो IT लॉ आए हैं उनके साथ कॉम्प्लायंस इंश्योर किया जाए। बट ऑन द अदर हैंड ट्विटर हैज़ ऑल्सो वॉइस द कंसर्न ओवर द यूज ऑफ इंटिमिडेशन टैक्टिक्स बाय पुलिस।
और सीधा ये कहना है ट्विटर का कि इस इंटिमिडेशन की वजह से जो पोटेंशियल थ्रेट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है इंडिया में, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट, उसको नुकसान हो सकता है, वो खतरे में आ सकता है। और जैसे ही इस ट्विटर ने ये स्टेटमेंट जारी किया, इस स्टेटमेंट ने तुरंत ही गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स अर्न किया और गवर्नमेंट ने कहा This is an attempt to dictate its term to the world's largest democracy. ये आप हमारे जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आप उसको सिखा रहे हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम क्या होता है और उसे कैसे प्रमोट करना है। गवर्नमेंट ने कहा ट्विटर से, डोंट बीट अराउंड द बुश, डोंट क्राई, फॉलो द लोकल रूल इफ यू वांट टू ऑपरेट इन इंडिया। और व्हाट्सएप को लेकर के तो जो अलग केस चल ही रहा है, जिसमें व्हाट्सएप के इंक्रिप्शन को लेकर के व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया है। फिलहाल ट्विटर के गवर्नमेंट के साइड से बहुत ही शार्प रिस्पॉन्स मिला है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। व्हाट्सएप लीगल टशल हेल्प्स द टेलीग्राम सेट अ सिग्नल बूस्टर। जो व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के जो लीगल टशल में लगा हुआ है गवर्नमेंट के साथ या अलग अलग अथॉरिटीज़ के साथ में, उसकी वजह से टेलीग्राम जो मैसेंजर एप्लीकेशन है उसको बूस्ट मिल रहा है। टेलीग्राम इज इमर्जिंग एज अ वेरी गुड और वेरी lucrative attractive platform for messenger now these days। और व्हाट्सएप का भी वही रोना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंक्रिप्शन को अगर डिकोड करने के लिए अथॉरिटी या इंटरवेंशन या राइट ला रही है, तो डेफिनेटली पीपल विल एक्चुअली नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, क्योंकि उनको लगेगा कि उनके एक्सप्रेशन को, उनकी वॉइस को कोई भी गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, कोई भी अथॉरिटी देख सकती है, पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी देख सकती है, और उनके एक्सप्रेशन की वजह से उनको किसी भी तरह का उनके अगेंस्ट क्रिमिनल या लॉ रिलेटेड प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल आउट ऑफ फियर अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप गया है। फेसबुक, बेसिकली फेसबुक ओन मैसेंजर है व्हाट्सएप, उसकी वजह से टेलीग्राम को अपना अलग फायदा हो रहा है। तो 2 बिलियन के झगड़े की लड़ाई में एक बंदर आराम से फायदा उठा रहा है, बट टेलीग्राम इज नाउ गेटिंग पॉपुलर अमंग द यूजर्स। So that's all for today, students. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Please like, share and subscribe. Thank you.